कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और मैंने जेईई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो अब स्टार्ट करें और नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगला टॉपिक है एलसी ऑस्किलेशंस। एलसी ऑस्किलेशंस। इस वाले में हमारे पास क्या होएगा, ये नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर होगा और एक इंडक्टर होगा। ठीक है, ये बात नाम से पता चल रही है। ये सी है, शुरुआत में इसके पास प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये एल। अगर हमने शुरुआत में से अभी की को ओपन कर रखा है, की को हमने ओपन कर रखा है, तो अच्छा, एक कैपेसिटर की वजह से हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है क्यू स्क्वेयर बाय 2c, और इंडक्टर की वजह से होती है हाफ एल आई स्क्वेयर। ये एनर्जी है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ कैपेसिटर की वजह से। यहाँ पे इस केस में अभी जैसे हमने इसे बंद किया t इक्वल टू 0 पे, इसके अंदर अभी करंट शुरू नहीं हुआ, चार्ज यहाँ से चलना शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ इसमें सर्किट में कोई करंट नहीं है। सर्किट में कोई करंट नहीं है तो इसकी वजह से हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर की वजह से टोटल एनर्जी होगी, जो कि क्या होगी, क्यू स्क्वेयर बाय 2c। क्या बात क्लियर है? यहां से मान लो अगर मैं अगले केस में कहूं, इसमें अब करंट चलना शुरू हो गया है, यानी सर्किट में करंट बढ़ना शुरू हो गया। इस टाइम पे करंट बढ़ना शुरू हो गया, तो इसके अंदर चार्ज मान लो प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट रह गया। और यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर का नेचर क्या होता है? अच्छा, इंडक्टर का हमारे पास नेचर क्या होता है? इंडक्टर हमारे पास क्या करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ बनी है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक यहाँ पे बैटरी बनेगी। सर यहाँ पे क्या बनेगी? एक बैटरी बनेगी। बैटरी बनेगी, उसके बाद यहाँ पे करंट सर्किट में बढ़ रहा है, इसको अपोज करने के लिए एक बैटरी बन रही है। अब यहाँ पे दोनों की वजह से टोटल जो एनर्जी होगी वो दोनों की वजह से आएगी, और इसकी वैल्यू हम एक काम करते हैं, आई नॉट ही मान लेते हैं। ठीक है, आई नॉट ही मान लेते हैं। आई नॉट मान ली, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, ये होगी टोटल एनर्जी इस केस में। अगले केस में ये हमारे पास करंट यहाँ पे धीरे 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 अपोज कर रहे हैं इसे, तो करंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। एक टाइम आएगा जब इसकी सारी के सारे चार्ज खत्म हो जाएगा दोनों प्लेट्स पे, तो इस पे क्या रह जाएगा जरा बताओ? सारा हमारे पास सारी की सारी एनर्जी इस इंडक्टर की वजह से रह जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, और इस पे चार्ज 0 रह जाएगा। अगले केस में सारा का सारा हमारे पास फिर से, अगले केस में हमारे पास फिर से क्या होएगा? देखो, अगले केस को एक बार बनाने की कोशिश करो। अगले केस में हमारे पास देखो क्या होएगा, फिर से करंट निकलना शुरू होएगा। यहां पे कुछ हमारे पास चार्ज आएगा, माइनस प्लस, देखो साइन उल्टे हो गए। अब फिर
इसको भी हम फिर से क्यू नॉट ही मान लेते हैं। यहाँ पे इस बार एनर्जी होगी हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। टोटल एनर्जी दोनों की वजह से है इस वाले केस में। अगले केस में चार्ज यहाँ हमारे पास करंट यहाँ से निकलता चार्ज यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है। एक टाइम आएगा सारी की सारी एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर की वजह से रह जाएगी। ये रह जाएगी माइनस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे सारा करंट हमारे सर्किट में से निकल जाएगा, तो एनर्जी बचेगी क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसी तरह एनर्जी एक कैपेसिटर और इंडक्टर में ऑस्किलेट होती जा रही है, जिसके हम एलसी ऑस्किलेशंस कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये एलसी ऑस्किलेशंस कहलाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास t इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू क्या, q था हमारे पास कैपेसिटर के पास, q चार्ज था कैपेसिटर के पास, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी थी क्यू स्क्वायर बाय 2c। उसके बाद यहाँ पे सर्किट में करंट बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की वजह से हमारे पास एनर्जी आ रही है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। उसके बाद हमारे पास सिर्फ इंडक्टर की वजह से एनर्जी रहेगी। और अगले केस में फिर से करंट चलना शुरू हुआ सर्किट में, तो दोनों की वजह से एनर्जी आ गई। और अगले केस में वापस इस वाले केस में पहुंच गए क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, इसी तरह एनर्जी ऑस्किलेट करती जा रही है, जिसकी वजह से हम इसे एलसी ऑस्किलेशंस कहते हैं। एक बार इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अगली चीज देखो, यहां पे हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। शुरुआत में हमने देखा था इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज था, इस पे हमने करंट चलना शुरू हुआ था, ये सब देखा था। अब इसमें मैं केवीएल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सी ये एल, तो केवीएल लगाने से ये आ जाएगा क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाय डी टी। क्या बात क्लियर है? आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं जब चार्ज यहाँ से निकलना शुरू हुआ है तो यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है। अब यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही तो होता है आई, तो यहाँ पे आगे माइनस भी लगेगा। तो यहाँ से क्यू बाई सी हो गया एल डी अपॉन डी टी। क्या बात क्लियर है? एक मिनट, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी वाली, यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है प्लेट पे, इसलिए हमने माइनस आगे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0, क्यू बाई सी माइनस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन के बाहर आया तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वेयर इक्वल टू 0। एल को डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा क्यू बाय एल सी डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू बाय एल सी। ये देखो, ये हमारे पास एक बढ़िया सी इक्वेशन है और इसको हम कंपेयर करते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। इससे ये हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन होती है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये टॉपिक होता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास एडवांस में कई बार इस पे सवाल आ चुका है, एक आध बार क्या कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होएगा, देखो
ओमेगा स्क्वायर को, इसको मैं जब इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/LC, ओमेगा आ गया 1/√LC। अच्छा, ये चीज जो है ये हमारे पास ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास गलती से सेम वैल्यू आ गई, लेकिन इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बात पहले याद रखना। ओमेगा 1/√LC आ गया। एक्स को हम यहाँ पे क्यू से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कंपेयर करने में कुछ ये चीजें आ रही हैं ना, देख लो, बाकी कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है? बताओ, क्या बात क्लियर है? एसएचएम में हमारे पास, एसएचएम में क्या होता है, x इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव हमारा फेज एंगल होता है, फाइव फेज एंगल होता है। q इक्वल टू क्यू नॉट, ये इक्वेशन हमारे पास होती है एसी में, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बात क्लियर है? जब मैं फाइव को 90 डिग्री रख रहा हूं, Q बन जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये बन जाएगा क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले देखो, अब इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन बाहर लिखी जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर होगी। अब यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमने देखा था जब यहाँ पे चार्ज कम हो रहा था तो हमने आई की वैल्यू लिखी थी माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर दूं तो ये वाला डी क्यू बाई डी टी यही वाला बन जाएगा, है ना, ये आई बन जाएगा ऐसा माइनस अप्लाई करने पे, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, दोनों तरफ का काम हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और अगर मैं क्यू नॉट ओमेगा को आई नॉट कह दूं, आई नॉट, हम इसको आई नॉट कह रहे हैं, तो आई यानी यहां लिखता हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छिप नहीं रहा होगा, हाँ, ऊपर लिखता हूं थोड़ा, ये मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। होप अब आप सबको विजिबल होगा, होप अब आप सबको विजिबल होगा, ठीक है, होप अब सबको विजिबल होगा, ठीक है। तो यहां से ये आ गया आई नॉट क्यू नॉट ओमेगा, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। क्या बात क्लियर है? तो अब हम एक लास्ट चीज बस देख रहे हैं, इसका ग्राफ। अब जरा इसका एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं हमारे पास, Q वर्सेस T का, Q वर्सेस T का। Q का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है ना। तो इसका ग्राफ कॉस जैसा बनेगा, ठीक है, ये कॉस जैसा बनेगा, ये T/4 होगा। और उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, T हम टाइम पीरियड मानते हैं, तो इसमें जब T/4 में T ऐड करूंगा ये बन जाएगा 5T/4। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर मैं यहां पे I का ग्राफ भी बनाऊं, देखो
जहां पे ये हमारे पास सबसे ज्यादा होएगा, यहाँ पे सॉरी, जहां पे हमारे पास सबसे कम होएगा वहां पे सबसे ज्यादा होएगा, और सब जहां पे ये ज्यादा होएगा आई वहां पे कम होएगा। आई वर्सेस टी का ग्राफ देखो। क्या इतनी बात क्लियर है? ये t/4, ये नहीं, ये 5t/4, ठीक है। यहां पे देखो Q कम है तो यहां पे I ज्यादा है, और यहां पे जब हमारे पास हम देखें, यहां पे हमारे पास Q ज्यादा है लेकिन I कम है। क्या बात क्लियर है? जहां पे हमें Q कम मिलेगा वहां पे I ज्यादा मिलेगा, और जहां पे Q ज्यादा होगा वहां पे I कम मिलेगा। बस यही है, एक बार इसे नोट करो। और ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि हमने I की इक्वेशन देखी थी, I0 sin ओमेगा टी, ठीक है, इससे बना है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद से ट्राई करो, ठीक है। होप आपने इसे खुद से जरूर ट्राई किया होगा। यहां पे हमारे पास दे रखा है, a circuit with an electrical load having impedance Z is connected with an AC source as shown with in the diagram. The source voltage varies with time Vt। Vt हमें दे रखा है 300 sin 400t। हमें बताना है where t is in seconds as shown list shows various options for the load, the possible current it in the circuit as a function of time are given in list 2। ठीक है, हमारे पास किसका ग्राफ बताना, देखो किसका ग्राफ हमें दे रखा है ऑप्शंस में, लिस्ट 2 में it वर्सेस 400t का, ठीक है, ये ग्राफ बताना है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन इतना समझ में आया? यहां पे सबसे पहले मैं पी ऑप्शन को सॉल्व करके देखता हूं। पी ऑप्शन में हमें सिर्फ एक रेजिस्टर दे रखे हैं, तो ये कौन सा सर्किट हुआ? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में Z की वैल्यू होती है R के बराबर। क्या बात समझ में आई? यहां पे हमारे पास V0 की वैल्यू है ये 300, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा की वैल्यू जरूरत है नहीं, ओमेगा की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, फिर भी सुन लो, ये ओमेगा है 400। V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z होता है। I0 की यहां से वैल्यू आ गई 300/30, ये कैंसर 10 आ गया। यहां से हमारे पास I आएगा, IT की वैल्यू आएगी 10 sin 400t। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल 0 होता है, हमें ये बात पता है, तो ये हमारे पास I बन रहा है। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शंस के हिसाब से इसका या तो आंसर 3 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, इसका ग्राफ 3 में होना चाहिए या 1 में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं देखो 0 पुट करूंगा टी की जगह तो कुछ मिलेगा नहीं, हम 400t की जगह 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सेम वैल्यू आ रही है, तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ऑप्शंस में। एक काम करते हैं, 400t को 3π/2 रख के देखते हैं, 400t को 3π/2 रख के देखते हैं। 3π/sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1। क्या बात समझ में आई? तो यहां से I की वैल्यू आएगी -10, 3π/2 पे आएगी -10। अब देख लो 3π/2 में -10 किस ऑप्शन में आ रही है? वो आ रही है, हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में। क्या बात समझ में आई? तो P का थर्ड हो गया। वहीं पे अब मैं एक और ऑप्शन सॉल्व कर लेता हूं, Q हमारे पास क्या होगा? Q है रेजिस्टर और इंडक्टर,
ये है हमारा आरएल सर्किट 30 और ये 100 mH। यहां से मैं सबसे पहले एक्सएल निकाल रहा हूं, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400। 400 हो जाएगा इंटू 100 इंटू 10⁻³ मैंने इसे मिली हेनरी से कन्वर्ट किया। यहां से ये हो जाएगा 40, ये 40 ओम्स हो जाएगा। अब मैं Z निकाल रहा हूं इसका Z होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा 2500। उसके ऊपर रूट, ये 50 बन जाएगा। यहां से जब अब मैं V0 I0 Z लिखूंगा, V0 हमारे पास कितना है 400, I0 इंटू 50। यहां से I0 बन जाएगा कितना, देखो ये बन जाएगा 8। देख लो एक बार कैलकुलेशन जरा। नहीं, V0 हमारा 400 नहीं, ये तो ओमेगा है। ये हमारा 300 अपॉन 50 हो जाएगा 6। 300 अपॉन 50 हो जाएगा 6, यानी I0 की वैल्यू आ रही है 6। और हमें पता है आरएल सर्किट में हमें अल्फा भी निकालना पड़ता है, तो tan अल्फा होएगा x। मैं ये ऑप्शन तो हो गया, मैं जरा यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं tan अल्फा, यहां पे मैं लिख रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, tan अल्फा इज इक्वल्स टू XL अपॉन R। तो यहां से ये आ जाएगा XL की वैल्यू आ रही है 40 अपॉन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो यहां से अल्फा आ गया 53 डिग्री। tan अल्फा 4/3 होता है 53 डिग्री पे। क्या इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहां से हमारे पास अल्फा आ गया 53 डिग्री, तो आई हमारा क्या बन रहा है इस केस में 6 साइन 400t माइनस 53 डिग्री, क्योंकि ये लैग करता है, आई लैग करता है, ठीक है। ये आ रहा है। अब ऑप्शंस के हिसाब से इसकी या तो 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं 400t को हम 0 रख के देख लेते हैं। जब मैं 0 रखूंगा तो 6 साइन माइनस 53 डिग्री बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 6 माइनस 6 इंटू साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5। ये बन जाएगा -4.8 एम्पियर। अब देख लो 4.8 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, -4.8 5th ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहां से हमारे पास P का 3rd आ रहा है और Q का 5th आ रहा है। ऐसा एक कोई ऑप्शन है तो देख लो, ऐसा एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर आ गया ए। 2 को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ दो पार्ट्स को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। एक बार इसे नोट कर लो। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, एक बार से खुद से ट्राई करो। आपने इसे खुद से जरूर ट्राई किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे हमें क्या रखा है, कंसीडर एन एलसी सर्किट विद एन इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.h। L है 0.1h, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 10⁻³ और kept on a plane of area is area कितना है 1 मीटर स्क्वायर। It is placed in
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किट। जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्किट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद टाइम, b इज इक्वल्स टू b नॉट बीटा टी। बीटा की वैल्यू है 0.004 t सेकेंड इनवर्स। क्या बात क्लियर है? हमें बताना है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन सर्किट, आई नॉट की वैल्यू बतानी। क्या इतनी बात क्लियर है? आई नॉट की हमें वैल्यू बतानी है ना। तो इसका देखो ये एक हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। सबसे पहले हमने आई नॉट निकालना है। अच्छा, हमने आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम एक फॉर्मूला देखा था जब हमने क्या पढ़ा था, एलसी ऑस्किलेशंस। ये एलसी ऑस्किलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एलसी ऑस्किलेशंस में हमने आई नॉट का फॉर्मूला क्या देखा था बताओ? ओमेगा इंटू मैक्सिमम चार्ज यानी क्यू नॉट। क्यू नॉट है ना। ओमेगा क्या होता था? 1/√LC। ये बन जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10⁻³ ये यहां से 1/100 आ जाएगा यानी 0.01। ओमेगा आ गया हमारे पास 0.01। क्या बात क्लियर है? सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट्स होती है सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू नॉट की। क्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्यू नॉट होएगा क्यू नॉट CV। यही होता है फॉर्मूला। V कहां से मिलेगा? V कहां से मिलेगा? क्या एरिया चेंज हो रहा है? हमारे पास ईएमएफ कब बनता था बताओ? इंडक्टर हमारे पास ईएमएफ कब बनाता था? जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती थी। अगर एरिया चेंज नहीं कर रहे हम तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे होंगे। अगर एरिया चेंज नहीं कर रहे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे होंगे। क्या बात समझ में आई? अगर एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं यानी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हमारे पास फाई इक्वल टू BA होता था। क्या बात क्लियर है? ए चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, d∅dt और ये हो जाएगा A इंटू dB/dt। ये हमारी EMF आ गई। A की वैल्यू क्या? A इंटू dB/dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dB/dt की वैल्यू आ जाएगी बीटा के बराबर जो होती है 0.04। क्या बात क्लियर है? ये आ जाएगा 0.04। एरिया कितना है 1, ये आ गया 0.04 वोल्ट। यहां से क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 10⁻³ इंटू 0.04। ये क्या बनेगा 40। ये बन जाएगा हमारे पास क्या 40। क्या क्लियर है? एक मिनट, नहीं ठीक है। ये हमारे पास 40 बनेगा। ये हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻5 बन जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻5। और इसको मैं अब आई नॉट के फॉर्मूले में रख रहा हूं इन दोनों वैल्यूज को। ओमेगा की वैल्यू आ रही थी 0.01, ठीक है। सी हमारा 10⁻³ था। वोल्ट हमारा कितना आया था 0.04 वोल्ट।
हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसको जब मैंने Q इजिकल CV नॉट में रखा तो यहां से हमारे पास बनना चाहिए 4 इंटू 10 की पावर -5, ये भी सही है, Q नॉट सही है। और ओमेगा नॉट हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, L 0.1, ये गया, ये हाँ यहाँ पे गलती होती थी, 0.01 इक्वल टू कितना 100, ये 100 आना चाहिए। तो यहां से आना चाहिए 100 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -5, ये आना चाहिए 4 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर और 4 मिली एम्पियर बनेगा। तो आंसर आएगा हमारा, आंसर हमारा है 4। देखो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।